व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बिजनेस स्टडी का पार्ट भी एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर क्लास 12। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को समझना, बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे लाइफ को रियल लाइफ के साथ जोड़ता है। यानी आज के डेट में पूरा का पूरा जो मार्केट में हो रहा है, पूरा का पूरा उसी चीज़ों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट है क्या, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं। तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक मार्केट और एक फाइनेंशियल। यानी एक ऐसा मार्केट जो फाइनेंशियल एसेट्स में डील करेगा उसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ द मार्केट ऑफ क्रिएट एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यानी एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करा जाएगा, एक्सचेंज करा जाएगा, उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, तो फाइनेंशियल एसेट्स में जितने भी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड हैं, सिक्योरिटीज हैं, ये सारे कुछ आ जाते हैं। अब अगर बताओ कि अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे कोई भी एसेट्स बनाना है, फाइनेंशियल एसेट्स बनाना है या फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करना है, अब सपोज कि एक कंपनी को शेयर इशू करना है, तो क्या वो एक नॉर्मल फिजिकल मार्केट में इशू करेगा? नहीं, वो फाइनेंशियल मार्केट में इशू करेगा। तो बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और एक्सचेंज किए जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का मतलब हम लोग समझ लिए। अब उसके बाद बोल रहा है फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है लिंक करने में किसके किसके बीच, द सेवर एंड द इन्वेस्टर्स। यानी सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में लिंक करने में भी फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट में दो लोग विजिट करते हैं, एक वो लोग जिन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और एक वो लोग जिनको पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो सेवर्स होते हैं, उसमें हम लोग जैसे हाउस होल्ड्स आ जाते हैं कि हम लोग अपने छोटे मोटे सेविंग्स बचाते हैं, वो पैसा सेविंग्स कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और एक वो लोग जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेस फर्म है, जो कंपनी है, जिन्हें पैसा चाहिए, जिन्हें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो ये दो लोग विजिट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में लिंक करने का काम फाइनेंशियल मार्केट करता है बाई मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। यानी मोबिलाइजिंग फंड्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे फंड्स को मूव करवाना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच। अब सपोज कि जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड है, यहाँ पे ये कुछ पब्लिक है जिन्होंने अपना कुछ सेविंग्स बचा के रखा हुआ है, ये पब्लिक है जिन्होंने अपना सेविंग्स बचा के रखा हुआ है। अब इन्हें अपना सेविंग को इन्वेस्ट करना है, तो ये सेविंग इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में। और फाइनेंशियल मार्केट इनके सेविंग को कहाँ तक पहुँचा देगा, बिजनेस फर्म तक। अब बिजनेस फर्म जो है इनके पैसे से प्रॉफिट्स कमाएगा, इनके सेविंग किए गए पैसे से प्रॉफिट्स कमाएगा और उस प्रॉफिट में एक हेल्दी रिटर्न ये हाउस होल्ड्स को देगा। तो हाउस होल्ड्स को एक हेल्दी रिटर्न मिल जाता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, अगर वो फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इन डूइंग सो इट परफॉर्म द एलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि आगे आगे जो फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है ना, वो फाइनेंशियल मार्केट ही करता है। तो बेसिकली एक सेवर्स अपने फंड्स को मूव करवा सकता है दो सोर्सेस के थ्रू, वाया बैंक और वाया फाइनेंशियल मार्केट। अब वाया बैंक और वाया फाइनेंशियल मार्केट क्या है कि अगर आप अपना पैसा सेव किए हो और उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप फाइनेंशियल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देते हैं कि अगर आपने अपना पैसा बैंक में रखा तो उस पैसे से बैंक भी प्रॉफिट कमाएगा, और अगर आपने अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में रखा तो फाइनेंशियल मार्केट भी उस पैसे से प्रॉफिट कमाएगा और उसमें से कुछ शेयर्स आपको भी देगा एक रिटर्न के रूप में। तो बेसिकली एलोकेटिव फंक्शन जो होता है वाया बैंक भी हो सकता है और वाया फाइनेंशियल मार्केट भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझो कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो बेसिकली जितने भी सेवर्स हैं वो अपना पैसा या तो बैंक में रखते हैं या फिर बैंक से अलग हट करके एक और ऑप्शन होता है कि वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारा फाइनेंशियल मार्केट। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि एक फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला, इट मोबिलाइजिंग द फंड्स। ये फंड्स को मोबिलाइज करवाता है। मोबिलाइज करवाने का मतलब फंड्स को मूव करवाता है कि फंड्स जो भी सेवर्स के पास है वो फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारे फंड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करवाने का काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे सेवर्स के पास हमने बताया कि दो ऑप्शंस है, या तो वो अपना पैसा बैंक में रख सकते हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट में रख सकते हैं। अब बेसिकली आज के डेट में बैंक में रखना एक अच्छा सिचुएशन नहीं है।
अब यहाँ पे समझो कि अब अगर अपना पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक 4 से 5% का आपको ईयरली रिटर्न देता है। यानी बैंक बोलता है कि अगर आप पैसा मेरे पास रखते हो तो आपका पैसा साल में 4 से 5% से बढ़ेगा। बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आज के डेट में जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है वो 7 to 8% है, यानी महंगाई ही हमारा 8% से बढ़ जाता है। तो जब हम अपना पैसा बैंक में रखेंगे और वो सिर्फ हमको 5% रिटर्न दे रहे हैं और हमारा इन्फ्लेशन 8% से बढ़ रहा है, तो क्या बैंक में रखना हमारे लिए सही है? आप थोड़ा सा सोचो, बैंक में रखना हमारे लिए कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जितना पैसा हमने यहाँ पे बैंक में रखा है उस पर सिर्फ 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और महंगाई हमारा 8% से बढ़ जा रहा है। तो बैंक में रखना हमारे लिए कहीं से भी सही नहीं है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में एक अच्छा हेल्दी रिटर्न मिलता है, तो हमारा पैसा जो हमने बैंक में रखा है वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाना, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना हमारे लिए काफ़ी बेटर होता है। तो आज के डेट में इस फंड्स को मूव करवाना कि फंड्स को कहाँ लगाना है, कैसे लेके जाना है, ये सारा काम फाइनेंशियल मार्केट्स परफॉर्म करता है। एंड चैनलाइजिंग देम का मतलब कि उसको उस जगह पे लगाना जहाँ पे वो पैसा लगना चाहिए। बेसिकली चैनलाइज करने का मतलब होता है कि उस पैसे को अलग अलग जगह पे लगाना और ऐसे जगह पे लगाना जहाँ से मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो सके, यानी कि मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो बेसिकली इट मोबिलाइजिंग द फंड्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, सबसे पहला फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इट हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी। अब किसी भी सिक्योरिटीज का मार्केट में प्राइस डिस्कवर करने में भी फाइनेंशियल मार्केट हमारा हेल्प करता है। अब प्राइस डिस्कवरी क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे दोनों लोग आते हैं, जो डिमांड करते हैं वो भी, जो सप्लाई करते हैं वो भी। अब यहाँ पे जितना भी डिमांड और जितना भी सप्लाई, हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि बेसिकली जो मार्केट फोर्सेस होते हैं वो दो ही होते हैं, एक ये डिमांड, ये सप्लाई और ये डिमांड। अब जहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसके सामने जो हमारा प्राइस आता है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है और इसी प्राइस पर हम लोग सिक्योरिटी को सेल और परचेज करते हैं। तो बेसिकली मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिस्कवर करने में भी फाइनेंशियल मार्केट हमारा हेल्प करता है। ये देखता है कि मार्केट फोर्सेस क्या चल रहा है, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सिक्योरिटी का प्राइस डिस्कवर कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास इट्स प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम भी फाइनेंशियल मार्केट करता है। अब लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एसेट्स है और आपको कैश में कन्वर्ट करना है तो वो कैश में कन्वर्ट कहाँ होगा? फाइनेंशियल मार्केट में ही होगा। अब यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब होता है द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश की अगर आपको कैश चाहिए तो इमीडिएटली वो कैश प्रोवाइड करने का काम भी फाइनेंशियल मार्केट ही करेगा। नेक्स्ट इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन के कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। आप ट्रांजेक्शन के कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं कि जब आप फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का डिटेल्स आपको मिल जाता है। आपको अलग अलग कंपनियों को अलग अलग टाइम में विजिट नहीं करना पड़ता है, अलग अलग कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। बेसिकली आप एक बार फाइनेंशियल मार्केट में जाओ तो बहुत सारी कंपनियों का सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी कॉस्ट सेव हो जाती है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हमने कोई ट्रांजेक्शन्स करना होता है फाइनेंशियल मार्केट में तो वो ट्रांजेक्शन्स हम घर बैठे भी कर सकते हैं, कहीं विजिट करने का कोई जरूरत नहीं है, अलग अलग कंपनियों को विजिट करने का जरूरत नहीं होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल मार्केट होती कहाँ है? तो फाइनेंशियल मार्केट की कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, यहाँ पे सारा काम ऑनलाइन होता है। आप घर बैठे शेयर खरीद सकते हो, आप घर बैठे शेयर बेच सकते हो, घर बैठे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन्स में लगने वाले कॉस्ट होते हैं वो कॉस्ट को सेव करने का काम करता है, उस कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करता है फाइनेंशियल मार्केट। तो बेसिकली ये 4 फंक्शंस को परफॉर्म करता है फाइनेंशियल मार्केट। तो आई होप कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है और फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शन है ये समझ में आ गया। अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, मैं बस आया 2 सेकंड में अगले टॉपिक के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो बेसिकली इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किस बेसिस पे करा जा सकता है? तो इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे, कि बेसिकली मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे और कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे। तो देखो मनी मार्केट में बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, यानी जितने भी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज होते हैं वो सबके सब मनी मार्केट में यूज करे जाते हैं। और कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं? जो मिडिल टर्म के होते हैं
या फिर जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ये सबके सब कैपिटल मार्केट में यूज करे जाते हैं। अब देखो शॉर्ट टर्म और मिडिल और लॉन्ग टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज होते हैं जो बेसिकली एक साल के अंदर अंदर ही मैच्योर हो जाते हैं, एक साल से कम समय के लिए होते हैं। और जो एक साल से ज़्यादा समय के लिए होते हैं वो सबके सब लॉन्ग टर्म या फिर मिडिल टर्म होते हैं, जो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए होते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके का मार्केट हो सकता है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। इस पे मैं डिस्कस करूंगा अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद। पहले मैं डिस्कस करता हूं मनी मार्केट, यानी अभी मैं इस तरफ वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, ये पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं थोड़ी देर के बाद इस टॉपिक के बाद। तो देखो सबसे पहले मनी मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए बनाया गया, उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। तो इट इज द मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी शॉर्ट टर्म फंड्स में जो डील करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। वेयर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, जिसमें मैच्योरिटी पीरियड सिक्योरिटीज का 1 साल के लिए होगा या उससे कम समय के लिए होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग पार्टिसिपेंट्स करेंगे, तो सबसे पहले आरबीआई, यानी अगर आरबीआई को शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा वो कहाँ विजिट करेगा, मनी मार्केट में। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, तो कॉमर्शियल बैंक को भी अगर शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा वो कहाँ विजिट करेगा, मनी मार्केट में। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा वो भी विजिट करेंगे मनी मार्केट में। जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को भी अगर फंड्स का रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म फंड्स का, वो भी विजिट करेंगे मनी मार्केट में। और जो भी म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड है उनको भी अगर शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा तो वो विजिट करते हैं मनी मार्केट में। तो इन सारे लोगों को अगर शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो कहां विजिट करते हैं, मनी मार्केट। मनी मार्केट में आकर के अपना सिक्योरिटी इशू करते हैं और शॉर्ट टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब उसके बाद क्या फीचर्स है मनी मार्केट के, मनी मार्केट क्या फीचर्स दिखाता है, तो देखो सबसे पहला इट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी का मतलब कि ये मनी के बिल्कुल क्लोज होता है, ये मनी ही होता है कि बेसिकली जब भी आपको पैसे का जरूरत है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, सिक्योरिटी है, तो ये इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। नेक्स्ट अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाते हैं ये सबके सब अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, विदाउट सिक्योरिटी ये इशू करे जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर ये मैच्योर्ड हो जाते हैं। और डेब्ट सिक्योरिटी, डेब्ट सिक्योरिटी का मतलब कि यहाँ पे एक फिक्स रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो बेसिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर जाते हैं मनी मार्केट में वो सबके सब अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं और साथ ही साथ डेब्ट सिक्योरिटी होती है, एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मिलता है। उसके बाद लेस रिस्की। अब लेस रिस्की क्यों है, क्योंकि ये डेब्ट सिक्योरिटी है ना, डेब्ट सिक्योरिटी पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही साथ ये 1 साल के अंदर अंदर मैच्योर्ड भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर रिस्क काफी कम होता है। और लास्ट हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब ये नेक्स्ट टू कैश होता है कि अगर इमीडिएटली आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे इमीडिएटली आप मनी मार्केट में जाओ, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करो, अपने सिक्योरिटी को इशू करो और यहाँ पे तुरंत पैसा मिल जाता है। तो ये हाईली लिक्विड होता है। तो ये 4 बेसिकली फीचर्स होते हैं मनी मार्केट के। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट की। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाते हैं, तो 5 इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाते हैं मनी मार्केट में। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। अगर केस स्टडी आए तो ठीक है, अदरवाइज 1 मार्क्स तो कंफर्म आएगा। तो ये 5 ऐसे हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट में यूज करे जाते हैं, मनी मार्केट में बेसिकली इशू करे जाते हैं और इससे पैसा लिया जाता है। तो ये कौन कौन से हैं, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल्स मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल बिल। अब इन 5 को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अभी जस्ट मैं आया 2 सेकंड में ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, 5 इंस्ट्रूमेंट्स को मैं भी समझाने वाला हूँ, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं आया जस्ट 2 सेकंड में। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली एक मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला सीपी, कॉमर्शियल पेपर, उसके बाद ट्रेजरी बिल, कॉल्स मनी, कॉमर्शियल बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली मनी मार्केट में कैसे यूज करे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है सीपी यानी कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, इट इज शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अनसिक्योर्ड, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया था, अनसिक्योर्ड होता है। एंड प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है कि मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको इतने दिनों के बाद पैसा लौटा दूंगा। ये प्रॉमिसरी नोट्स हमने क्लास 11th में पढ़ा था ना, वही प्रॉमिसरी नोट्स है।
इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी, किसके द्वारा इशू किया जाता है? जितने भी लार्ज कंपनी है और जितने भी क्रेडिट वर्दी कंपनी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंपनी कोई इशू करेगी कॉमर्शियल पेपर तो भाई हमें तो कोई जानता नहीं है, तो हमारे कॉमर्शियल पेपर कोई क्यों खरीदेगा? एक तो अनसिक्योर्ड है, कोई ऐसे भी खरीदना नहीं चाहेगा। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं और जितनी भी क्रेडिट वर्दी कंपनी है वही इशू करती है जिसका मार्केट में क्रेडिट बना हुआ है, एक पहले से नेम पेम बना हुआ है, टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड्स। यानी अगर किसी भी लार्ज कंपनी और क्रेडिट वर्दी कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए वो कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। नेक्स्ट, द मैच्योरिटी पीरियड इज 15 डेज टू 1 ईयर, यानी जो उसका मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 दिन से 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा मैच्योर्ड हो जाता है। उसके बाद पर्पस फॉर इशू, क्या पर्पस होता है कॉमर्शियल पेपर इशू करने का? टू फिलफिल द सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, कि अगर किसी भी बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कुछ कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है तो उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के नीड्स को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है सीजनल कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। टू मेट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन न्यू इशू सिक्योरिटी, अगर न्यू इशू सिक्योरिटी पे कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट आता है कि जैसे अगर कंपनी कुछ शेयर्स या कुछ डिबेंचर इशू करती है तो इशू करने पे जो कॉस्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो उस फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए बेसिकली कमर्शियल पेपर इशूड किया जाता है। तो ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट आता है न्यू सिक्योरिटीज को इशू करने पे इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ये काफी पॉपुलर वर्ड है। तो ये ब्रिज फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए बेसिकली कॉमर्शियल पेपर यूज करता है और कॉमर्शियल पेपर से ही इसको मेंटेन करा जाता है। इट इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, देखो ये इशूड किया जाता है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन करना है पार पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी इसको इशूड कर रही है 80,000 पे तो ये इसका डिस्काउंटेड वैल्यू है और रिडम्पशन करना है 1 लाख, यानी 1 लाख का जो कॉमर्शियल पेपर था वो इशूड करा गया था 80,000 रुपीज में, यानी पब्लिक ने पैसा दिया था कंपनी को 80,000 बट कंपनी पैसा लौटाएगी कितना? 1 लाख रुपीज। तो ये जो 20,000 का डिफरेंस अमाउंट है पा रहा है ना, यही डिफरेंस अमाउंट डिस्काउंट था और यही इन्वेस्टर्स के लिए यानी पब्लिक के लिए इनकम बन जाता है। तो ये था कॉमर्शियल पेपर। अब उसके बाद जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करा जाता है मनी मार्केट में वो है ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है? इट इज इशूड बाई आरबीआई, आरबीआई के द्वारा इशूड किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई के द्वारा इशूड किया जाता है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट है तो उसके बिहाफ में आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करता है। अब आरबीआई क्यों इशू करता है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए है, तो 5 साल के बाद अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर वहां पे पब्लिक को गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन आरबीआई एक ट्रस्टेबल बॉडी है, ये तो सब दिन रहेगा। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट है तो उसके बिहाफ में आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू कर देता है। इट इज इशूड फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 25,000, ये कम से कम 25,000 रुपए का इशू किया जाएगा एंड इट्स मल्टीपल, और उसके मल्टीपल में इशू किया जाएगा, यानी 25,000 का या 50,000 का या 75,000 का या 1 लाख का या 1,25,000 का। ये कभी भी 80,000 रुपए के लिए इशू नहीं किया जाएगा, ये कभी भी 1,10,000 रुपए के लिए इशू नहीं किया जाएगा, कभी भी 25,000 का मिनिमम अमाउंट या फिर उसके मल्टीपल में ही इशू होगा। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट इशू किया जाता है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन इशूड प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू इज नोन एज द डिस्काउंट। जो इशूड प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू के बीच का डिफरेंस अमाउंट होता है कि सपोज इशूड किया गया 70,000 रुपीज में और जो रिडम्पशन वैल्यू है ये 1 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 30,000, ये 30,000 डिस्काउंट हो जाता है और यही एक रिटर्न होता है जो पब्लिक को मिलता है। तो पब्लिक खरीदती इसको कितने में? 70,000 रुपए में, कंपनी को देती है ये 70,000, गवर्नमेंट को देती है 70,000, बट गवर्नमेंट से लेती कितने है? 1 लाख रुपए, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो यही 30,000 रुपीज जो डिस्काउंट कंपनी दे रही है, आरबीआई दे रही है, यही 30,000 पब्लिक के लिए क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। उसके बाद इट इज इशूड फॉर 91 डेज या फिर 182 डेज या फिर 364 डेज। अब देखो बेसिकली ये 1 to 65 डेज के लिए इशू किया जाता है, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है अभी मार्केट में वो 3 अलग अलग डेट के लिए इशू किया जाता है, या तो 91 डेज के लिए या 182 डेज के लिए या फिर 364 डेज के लिए। अब उसके बाद जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करा जाएगा मनी मार्केट में वो है कॉल्स मनी। अब कॉल्स मनी क्या होता है? इट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ये भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस के लिए यूज कराता है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है। अब देखो ये क्या होता है कि कभी कभी बैंक को पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो वो दूसरे बैंक के पास जाता है पैसा लेने,
तो उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा दूसरे बैंक से पैसा लेने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स मनी। अब ये क्यों करा जाता है, तो बेसिकली आपने पढ़ा था कि मनी एंड बैंकिंग में कि आरबीआई का गाइडलाइन होता है हर एक कॉमर्शियल बैंक के लिए कि हर एक कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसमें से कुछ पैसा को उसको रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, सीआरआर मेंटेन करने होते हैं। बट कभी कभी कॉमर्शियल बैंक क्या करता है कि जितना भी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट आता है वो सारा इन द फॉर्म ऑफ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसके पास सीआरआर मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो उस केस में आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। तो उस पेनल्टी से बचने के लिए ये थोड़े समय के लिए दूसरे बैंक से पैसा ले लेता है, क्योंकि इसको पता है कि कल जब 10 बजे बैंक खुलेगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन आज इसके पास सीआरआर मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये 2-3-4 दिनों के लिए किसी दूसरे बैंक के साथ कुछ पैसा ले लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। तो दूसरे बैंक से पैसा लेने के लिए बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स मनी। इट इज यूज टू मेंटेन सीआरआर, ये सीआरआर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड 1 to 15 डेज, जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 से 15 दिनों का होता है कि 1 से 15 दिन के बीच में इसका रिडम्पशन हो जाता है, इसका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स मनी इज नोन एज कॉल रेट, यानी जो इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, जब बैंक आपको पैसा देगा तो उस पर वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, तो इंटरेस्ट जो पेड किया जाता है कॉल्स मनी पे उसको हम लोग बोलते हैं कॉल रेट। तो ये था हमारा कॉल्स मनी। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, इट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, 1 साल से कम समय के लिए भी है, इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको भी कभी कभी पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, तो कॉमर्शियल बैंक उस पैसे के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है। एंड द डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जितने भी डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके द्वारा भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है। इट इज इशूड ड्यूरिंग टाइट लिक्विडिटी डेट। बेसिकली ये जो इशू किया जाता है वो टाइट लिक्विडिटी डेट में इशू किया जाता है। टाइट लिक्विडिटी डेट का मतलब कि जब कॉमर्शियल बैंक के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है, पैसे की कमी हो जाती है, तब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड करता है। इट इज इशूड टू इंडिविजुअल एंड कंपनी। ये बेसिकली इशूड किया जाता है इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनी के लिए। और लास्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है वो है कॉमर्शियल बिल। अब कॉमर्शियल बिल क्या है, वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि जब हमने कोई गुड्स बेचना है किसी कस्टमर को तो वहाँ पे कॉमर्शियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करा जाता है, बिल्कुल वही है कॉमर्शियल बिल। इट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू टू फाइनेंस क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म, यानी फर्म के क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने के पर्पज से जो बिल इशू करा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बिल। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी मनी मार्केट में यूज होता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो आई होप कि ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट में यूज करे जाते हैं वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसके साथ ही हमारा मनी मार्केट का जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने चलना है सेकंड साइड जो हमने कल लिखा था। हमने सेकंड साइड में क्या लिखा था, बेसिकली वो कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जो मिडिल और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करेगा। और कैपिटल मार्केट को डिवाइड करा गया है 2 पार्ट्स में, प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। तो वो जो कैपिटल मार्केट वाला पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे कल के वीडियो में। आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक है। आप मनी मार्केट तक अच्छे से नोट्स करो, आप इसका रिवीजन भी शुरू कर दो, इवन आप इसका टोटल रिवाइज भी कर लो। उसके बाद कल के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैपिटल मार्केट के बारे में। थैंक यू।